अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सनम मारवी की। सनम मारवी वो गुलकारा हैं जिन्होंने पंजाबी, सिंधी, बलोची में गुलकारी करके सूफियाना कलाम गाकर शोहरत हासिल की। और इन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में तीसरी शादी का इंकशाफ किया, और तीसरी शादी का अंजाम जो है वो भी पिछली शादियों की तरह कुछ अच्छा नहीं रहा। ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत कामयाब है, लेकिन पर्सनल लाइफ में इनकी जिंदगी बहुत ही दुख भरी है। लेकिन ये कोई खबर नहीं है कि इन्होंने तीसरी शादी की और उसका अंजाम क्या हुआ, ये तो होता ही रहता है। लेकिन इन्होंने अपने बच्चों के हवाले से क्या कहा, इनके बच्चों की जिंदगी और इनके दरमियान जो दूरी थी वो कितनी दर्दनाक बात है, वो आपको बताने वाली है, जिससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखना है। पहले मैं जरा आपको सनम मारवी के बारे में बताता चलूं। सनम मारवी ने 7 साल की उम्र में गुलकारी शुरू की। इनके वालिद इनको पहले ट्रेनिंग देते थे, और उसके बाद ये नुसरत फतेह अली खान साहब से भी ट्रेनिंग लेती रही, और बाद में आपदा परवीन की भी शागिर्द रह चुकी है। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां समेटी। ये कोक स्टूडियो में इतनी कामयाब हुई कि फिर पूरी दुनिया में कोक स्टूडियो की तरफ से जाकर इन्होंने कॉन्सर्ट किए। इनके सूफियाना कलाम को सुनकर लोग बहुत ही जो है वो झूम जाते हैं। और आपदा परवीन के बाद अगर सूफियाना कलाम गाने वाली कोई बहुत फेमस सिंगर है ना, तो वो ये सनम मारवी है। इतनी ज्यादा कामयाबियां होने के बावजूद इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत भयानक गुजरी है। 2006 में इनकी पहली शादी होती है आफ्ताब अहमद कलोड़ू से। वो शादी ज्यादा देर ना चल सकी और इनकी शादी टूट गई। उसके बाद उनके शोहर की 2009 में डेथ हो जाती है, और कराची में उनको कोई कत्ल कर देता है। इनमें से इनकी कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद इन्होंने हामिद अली खान के साथ शादी की, और उनमें से इनके 3 बच्चे हैं, और वो शादी भी ना चल सकी, और 2020 में वो शादी टूट जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये इल्ज़ाम ये लगाती हैं कि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था, मुझे मारता था, मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सके। उसके बाद इन्होंने तीसरी शादी का इंकशाफ किया। उसका अंजाम क्या हुआ वो बाद में बात करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बात कही वो शादीशुदा लोगों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत अहम बात है। वो कहती है कि मैंने जल्दबाजी की, मैंने लड़ाई झगड़ा करके और उनसे तलाक ले ली। लेकिन जब मुझे ये बात समझ आई कि मैं अपनी औलाद से कितनी दूर हो गई हूँ, क्योंकि एक तरफ उनको अपना प्रोफेशन नजर आ रहा था, अपना करियर नजर आ रहा था, पैसा नजर आ रहा था, दौलत नजर आ रही थी, और दूसरी तरफ घर बैठकर अपने बच्चों को संभालना नजर आ रहा था। वो कहती हैं कि काश मैं जल्दबाजी ना करती, मैं नाराज होकर अपने घर, माँ बाप के घर चली जाती और साल 6 महीने वहां बैठ जाती, और आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी औलाद मुझसे दूर है, उसको पता ही नहीं है, मुझसे मिलती ही नहीं है। मुझे अब जाहिर है जिनके पास वो है उन्हीं के कहने पर चलेगी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब आपको एक वक्त में अपनी औलाद की फिक्र नहीं थी, और अब आकर अगर आपको अपनी औलाद की फिक्र है, तो क्या फायदा। ये वो बात तो हो नहीं सकती कि सुबह का भूला शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। यहाँ तो वक्त बीत जाता है। माँ के बगैर जिन 3 बच्चों ने जिंदगी गुजारी वो कभी पलट नहीं सकते। और आपको कैरियर नजर आ रहा था, लेकिन एक बात इनकी बहुत अच्छी है। इन्होंने कहा कि जो लड़कियां जल्दबाजी में ये फैसला करती हैं उनको ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। मियाँ बीवी को अलग हो जाना चाहिए, कुछ अरसे के लिए एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, लेकिन डाइवोर्स नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारी प्रोफेशनल लड़कियां जो अपने कैरियर को बनाती हैं, खूब पैसा, दौलत, शोहरत इकट्ठी करती हैं, रिश्ते टूटते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी के एक हिस्से में, एक कोने में, एक वक्त में आकर उनको पता चलता है कि यार बड़ी गलतियां हो गई। इसी तरह से इनको भी एहसास हुआ और इन्होंने ये मैसेज दिया। 2023 में इनकी तीसरी शादी भी टूट गई, और उनका भी यही इल्ज़ाम था कि वो शख्स मेरे पर बहुत तशद्दुद करता था, मुझे बहुत मारता पीटता था। अब देखिए, एक प्रोफेशनल लाइफ जो होती है ना, जो एक सिंगर होते हैं, एक आर्टिस्ट होते हैं, इनकी ज़िंदगियां बड़ी मुश्किल होती हैं। हमें लगता है कि यार क्या ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है, लेकिन ज़बरदस्त नहीं होता, क्योंकि वो शादी करती हैं अपने से अमीर पैसे वाले बंदे से। जिसके पास पैसा होता है उसके पास ताकत भी होती है, और वो शादी तो कर लेता है एक बड़ी सेलिब्रिटी के साथ, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि यार ये तो इवेंट से वापस आती है रात को 3 बजे, और 3 बजे जब ये आती है तो मैं सो रहा होता हूँ। फिर सुबह इसकी मीटिंग्स होती हैं, लोगों से मिलना मिलाना होता है, शूट हो रहे होते हैं, कहीं गाना शूट हो रहा है, कहीं फिल्म शूट हो रही है। तो फिर जो बिजनेसमैन बंदा होता है उसको उसके बाद पछतावा शुरू हो जाता है।
लेकिन ये पछतावा जो है वो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। इसी तरह से सनम मारवी ने बताया कि मेरी जिंदगी तो चले जैसी तैसी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन बच्चों के बगैर यकीनन, और बच्चों की माँ के बगैर कैसी गुजरी होगी। आप अपने कैरियर को एक तरफ रखें और उन मासूम बच्चों को रखें तो आपको कैसा लगेगा, ये आप लोगों ने भी बताना है कि अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ तो फिर कैसा वक्त गुजरा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अदनान शाह टीपू के बारे में। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जिस शख्स के यहाँ बेटियां होती हैं उसको इतनी हकारत की नज़र से क्यों देखा जाता है, क्यों उसको बार बार ये बात पूछी जाती है कि बेटी की ख्वाहिश नहीं है, क्यों उससे बार बार ये पूछा जाता है कि बेटियां हैं तो मतलब इतना रुपया पैसा जायदाद है तो वारिस नहीं है, क्यों उससे बार बार पूछा जाता है। हर बेटी की पैदाइश पर उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि बेटा नहीं हुआ ना, चलो कोई नहीं अल्लाह देगा। ऐसी बातें क्यों कर करके किसी को इतना मजबूर किया जाता है कि वो आकर अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बार बार ये लगाए कि मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ। एक ऐसे एक्टर जिनको मैं ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ और परिजात में आपने उनको देखा, बड़ा कमाल उन्होंने काम किया और आजकल तो बहुत फेमस है, आए दिन किसी न किसी बड़े ड्रामे में, बड़े कैरेक्टर में हमें नजर आते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। 2003 में इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया एक फिल्म से जिसका नाम था खामोश पानी। उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला। इनकी पर्सनालिटी और इनके चेहरे को लेकर शुरू में बहुत मजाक उड़ाया जाता था, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और लोगों की तनकीद और जली सड़ी बातों को इग्नोर करते हुए इन्होंने काम को जारी रखा। और 2008 में इन्होंने एक फिल्म की जिसका नाम था रामचंद पाकिस्तानी। वो फिल्म इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इनको इंडिया से कॉल आती है और फिर ये इंडिया में फिल्म करने जाते हैं महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ। पूजा भट्ट उस फिल्म की डायरेक्टर थी और फिल्म का नाम था कजरारे। पूजा भट्ट को आपने बहुत सारी पुरानी फिल्मों में देखा होगा, शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ, और ये इमरान हाशमी की कज़न भी है। ये उस फिल्म की डायरेक्टर थी और ये वहाँ पर फिल्म करके आते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में इनकी गुड्डी चढ़ जाती है। उसके बाद इनको धड़ाधड़ काम मिलने लग जाता है। 2010 में इनकी शादी होती है और शादी के बाद इनके यहाँ जब भी बच्चे की पैदाइश होने वाली होती तो इनके रिश्तेदार इनको बार बार ये एहसास दिलाते, बार बार ये बात करते, इंशाल्लाह बेटा होगा, बेटा होगा। और ऐसी बातें कर करके यकीनन इनके अंदर भी उम्मीद होती होगी। बार बार ये बात करते करते इनके यहाँ 4 बेटियां हो गई और अब आकर भी बहुत सारे इंटरव्यूज में इनसे पूछा जाता है, बहुत सारे पॉडकास्ट में इनसे ये बात की जाती है, बेटियां हैं तो कैसा लगता है, बेटियां हैं तो कैसा लगता है, क्यों ये सवाल किया जाता है बार बार। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जिसके यहाँ बेटियां हो जाती हैं यार उसको इतना हकीर क्यों समझते हो। तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में है, या जिनके यहाँ बेटे पैदा हुए हैं उनके हाथ में है। अगर उनके हाथ में होता तो वो अपनी औलादों को बड़ा कामयाब बनाते, वो अपने यहाँ बेटों की लाइनें लगा देते। उनके हाथ में नहीं है, ये तो मेरे अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि भाई जिनके यहाँ एक बेटा है और अगर आपके यहाँ 4 बेटे हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आप इस बात पर गौर करें कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ 3 बेटों की पैदाइश हुई, तीनों जिंदा ना रह सके, अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम। इनके लिए दुआ करना चाहते तो वो जिंदा रह जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इस दुआ को भी संभाल कर रखा है अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए। उसके बाद उनके यहाँ 4 बेटियां पैदा हुई, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा ज़हरा। उनके यहाँ ये 4 बेटियां हुई और 4 से वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज का जिक्र भी नहीं किया कि मेरे यहाँ बेटा नहीं है। और ये बातें आप लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कर करके उनको क्यों शर्मिंदा करते हैं, क्यों उनको परेशान करते हैं। शर्मिंदा होने वाली बात कोई नहीं, लेकिन जब कोई बार बार किसी को ये एहसास दिलाता है कि आपके यहाँ बेटा नहीं है ना, बेटा होता तो क्या बात है, बेटा होता, खुदा का वास्ता है। मैं अक्सर देखता हूँ कि अदनान शाह टीपू को इस तरह की तस्वीरें लगाने के बाद साथ ये भी लिखना पड़ता है कि मुझे अपनी बेटियों के साथ बहुत मोहब्बत है, मुझे फ़ख्र महसूस होता है, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह की चीज़ें उनके लिखने का और बताने का मकसद ये है कि उनसे ये बार बार सवाल किया जाता है और उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि आपके यहाँ बेटा नहीं है। माना कि बेटा बहुत बड़ी नेमत होगी, लेकिन अगर बेटियाँ अच्छी निकल आएँ, फर्माबरदार निकल आएँ तो बेटों से ज़्यादा ख्याल रखती हैं।
मेरा यही ख्याल है। बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। एक से बढ़कर एक एजाज मिलता जा रहा है भाई। पूरे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सबको मिलाकर पूरी दुनिया का ये पहला ऐसा सेलिब्रिटी बन गया बंदा कि भाई इसके 1 अरब से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। आप अंदाजा लगाएं कि एक ऐसा शख्स जिसने अपना बचपन गुर्बत में गुजारा, जिसने अपनी जिंदगी इंतहाई परेशानियों में गुजारी, लेकिन ख्वाब बड़े देखे। अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने अपने YouTube पर लाइव लगाया हुआ था और फॉलोअर्स बढ़ते हुए ये दिखा रहे थे कि 1 अरब से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात जरा आप सुने। ये वो शख्स है जिसको YouTube ऑफिशियल टीम ने खुद मना किया था कि भाई आपने YouTube पर नहीं आना। अगर आप YouTube पर आए तो आपने हमें पहले इन्फॉर्म करना है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये इसके YouTube पर आने से क्या होगा आप सोचें। 1 दिन के अंदर पहली वीडियो पर 50 मिलियन व्यूज, दूसरी वीडियो पर एक ही दिन में दूसरी वीडियो जो 10 मिनट बाद अपलोड की उसके ऊपर 40 मिलियन व्यूज। अगर मैं इसी तरह गिनता जाऊं तो बहुत ज्यादा व्यूज है। लेकिन एक दिन के अंदर 25 मिलियन सब्सक्राइबर, एक ही दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज, एक ही दिन के अंदर सिल्वर प्ले बटन पहले से घर पे मौजूद, एक ही दिन के अंदर गोल्डन प्ले बटन पहले से घर पर मौजूद। आप अंदाजा लगाएं। क्या ये भी गुर्बत में आंख खोलने के बाद यही कहता कि मेरे पास सिफारिश नहीं है? ये भी गुर्बत में आंख खोलने के बाद यही बहाने करता कि मेरे पास मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं? क्या ये भी बहाने करता रहता कि मेरे पास अच्छी खुराक होती, मेरे पास सिफारिश होती, मेरे पास अच्छी गाड़ी होती तो आज मैं भी रोनाल्डो बन जाता? नहीं, रोनाल्डो दुनिया सारी का सबसे महंगी सेलिब्रिटी बन चुका है भाई। इंस्टाग्राम पर आज से कुछ अरसा पहले एक छोटी सी पोस्ट लगाने के 42 करोड़ रुपए लेता था ये शख्स, और अब तो वो बढ़कर न जाने कितने ज्यादा हो गए होंगे क्योंकि अब उसके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो गए हैं। और YouTube से वो कितने पैसे कमा रहा होगा आपकी सोच भी नहीं है। हम तो शायद गिन भी नहीं सकते इतने पैसे, और अगर हमारे पास इतने पैसे हों तो हम शायद पागल ही हो जाए भाई। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। जरा एक नजर रोनाल्डो पर भी डालो। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को गुर्बत में कोसते रहते हैं, कोशिश नहीं करते, सारी रात जागते हैं, प्लानिंग करते हैं, सारा दिन सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में ख्वाब नहीं है, क्योंकि ख्वाब देखने के टाइम पर वो जाग रहे होते हैं और जब ख्वाब नहीं आने होते उस वक्त वो सो रहे होते हैं। ऐसे बंदे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते सिवाय गिले शिकवे के। अगर आपने भी जिंदगी में कुछ हासिल करना है ना तो रोनाल्डो को देखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि रोनाल्डो को अपना रोल मॉडल बना लें, लेकिन रोनाल्डो की कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन शख्स है। इस शख्स को देखें जिसने दुनिया की महंगी तरीन कोल्ड ड्रिंक्स को अपने आगे से उठाकर साइड पे रख दिया और कहता है कि जो चीज मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर नहीं समझता उसको मैं कभी प्रमोट नहीं करता, और वो पानी की बोतल उठाकर सामने रख देता है। इस बात पर दुनिया की बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियों ने उनके सामने करोड़ों रुपए रख के कहा कि चंद सेकंड की वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर लगा दे, आपके ये कोल्ड ड्रिंक आगे से उठाकर एक साइड पर रखने पर हमारे अरबों रुपए का नुकसान हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है, लेकिन इस शख्स ने नहीं बनाई वीडियो। आप सोचें कि इस शख्स ने इतनी ज्यादा तरक्की हासिल करने के बावजूद इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा फलस्तीन के हक में बात की है। कैसा ये शख्स है यार, जो शख्स अपने बच्चों को कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग तब दूंगा जब तुम ये चिप्स बर्गर ये चीजें खाना छोड़ोगे, तब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तब तुम एक अच्छे फुटबॉलर बन सकते हो। जो अपने बच्चे को भी ट्रेनिंग देने से इनकार कर दे क्योंकि वो रूल्स पर नहीं चलता, वो कैसा शख्स होगा। इस शख्स के ख्वाब बड़े थे जिसने आज 40 साल की उम्र में इतना रुपया पैसा हासिल कर लिया कि इसके पास जो गाड़ी है वो दुनिया में एक ही गाड़ी है और किसी और के पास नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कैसा शख्स है। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने ख्वाब बड़े रखें, ख्वाब बड़े देखें, और ये ख्वाब देखते देखते अपने आप को मेहनत की तरफ लेकर जाएं, और फिर एक वक्त आएगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके पास रुपया पैसा गाड़ी सब कुछ होगा, और वो रुपया पैसा गाड़ी बैंक बैलेंस छोड़कर फिर इस दुनिया से भी जाना पड़ेगा। ये भी याद रखना है, और पैसा इस तरीके से कमाए कि अगर छोड़कर जाना पड़े तो दुख ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।